चलिए देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर हमारा, इस चैप्टर में हम लोग एसिड्स के बारे में, एसिड्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बेसिस के बारे में, बेसिस की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में, उनकी डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, ये पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। और अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स ये सब हम यूज करते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से, हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़े। जैसे सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो सॉल्ट के एग्जांपल की बात करें तो कॉमन सॉल्ट जो घर में हम यूज करते हैं, नमक, वो एक सॉल्ट है। एसिड्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर हमें एसिड मिलता है। जैसे लेमन सिट्रिक एसिड है, इसके अलावा कर्ड दही में लैक्टिक एसिड है, टोमेटो में एसिड है, विनेगर में एसिड है। बेसिस की जहां तक बात है, सोप्स जो हम यूज करते हैं, बाथिंग सोप्स, उसमें बेस है। तो ये सारी चीजें हमारे डे टू डे लाइफ से भी एसिड बेसिस सॉल्ट्स जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इन सब्सटेंसेस को हम अपने आसपास यूज करते हैं। तो पहले जरा डिफाइन करेंगे कि एसिड है क्या। वैसे एसिड की और बेस की डेफिनेशंस की जहां तक बात है तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं एसिड और बेस की। अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। बट जो मोस्ट जनरल, जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है एसिड की या बेस की, वो क्या है? एक्चुअली एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस का अलग कॉन्सेप्ट है। ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट है, उन्होंने अलग से उनके इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की अलग डेफिनेशन है। लुइस कॉन्सेप्ट एक आता है, जैसे लुइस डॉट स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं तो लुइस ने अलग से एसिड और बेस को डिफाइन किया, उनकी अपनी अलग डेफिनेशन है एसिड बेस को लेकर। बट जो मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर थ्योरी है एसिड बेस के लिए डेफिनेशन है, वो है आर्हीनियस की थ्योरी। तो हम आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस का जो डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, उसमें एसिड क्या है और बेस क्या है, जो मोस्ट कॉमन थ्योरी है, मोस्ट जनरल थ्योरी है, उसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेसिस, डेफिनेशन ऑफ एसिड बेसिस, एसिड्स हम कहते हैं एसिड इज अ कंपाउंड विच रिलीजेस H+ और H3O+ हाइड्रोनियम आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। कोई भी सब्सटेंस, डेफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो वाटर के अंदर जाकर वो डिसोशिएट होता है, ब्रेक होता है टू गिव H+ आयन और टू गिव H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। आपने किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया और अगर वो अंदर जाकर H+ आयन रिलीज कर देता है तो वो एसिड है। क्या रिलीज करना चाहिए उसे? H+ आयन। ठीक है, ये जो H+ आयन है, ये जो H+ आयन वो रिलीज करता है एसिड। ये H+ आयन फर्दर अगर वाटर से रिएक्ट कर लेता है, वाटर मॉलिक्यूल से, तो वो बनाता है H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन।
ठीक है, यही H+ आगे चलकर वाटर से मॉलिक्यूल से, फ्रेश वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर लेगा और तब वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो हम ये भी कहते हैं कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज H3O+ आयन। बात एक ही, हम चाहे H+ आयन बोले चाहे H3O+ आयन बोले, एक्चुअली एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं। ये H+ आयन फर्दर वाटर से रिएक्ट करके H3O+ आयन बना लेता है। तो हम डेफिनेशन में हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं कि एसिड्स का मतलब है कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में हाइड्रोनियम आयन रिलीज करे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेसिकली एसिड रिलीज करते हैं H+ आयन को। ये H+ आयन आगे चलकर या वाटर में जब प्रेजेंट होंगे तो वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो Yes, एसिड का sir. डेफिनेशन क्या है? एन एसिड इज अ कंपाउंड व्हिच रिलीजेस H+ आयन और H3O+ आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। लेकिन फिर से मैं क्या कह रहा हूं कि रिलीज एक्चुअल में वो H+ आयन ही करते हैं एसिड। वो H+ आयंस वाटर से रिएक्ट करेंगे, वाटर में प्रेजेंट है, वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं और चेंज हो जाते हैं H3O+ आयन में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड ने H3O+ आयन रिलीज किया, हाइड्रोनियम। क्लियर हो गया? यहाँ पर लिखा भी हुआ आप देखिए, इनफैक्ट एसिड रिलीजेस H+ आयन व्हिच कंबाइंस विद H2O टू फॉर्म हाइड्रोनियम। वो रिलीज H+ ही करता है, वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना ले वो अलग बात है। नेक्स्ट, ये तो हुआ एसिड की डेफिनेशन, ठीक है। Yes, sir. एक एग्जांपल भी हम आपको समझाते हैं यहाँ पर। एग्जांपल्स देखिए, कुछ एग्जांपल्स हम आपको देते हैं, जैसे HCl, ठीक है। Yes, sir. HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, जैसे ही वाटर के अंदर जाएगा इट डिसोशिएट्स इनटू H+ आयन एंड Cl- आयन। तो इसने H+ आयन रिलीज किया वाटर में जाके, तो HCl क्या है? एक एसिड है। या इसको ये भी कह सकते हैं, इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCl when dissolved in H2O gives H3O plus and Cl-। एक ही बात, ये दोनों सही है। हम केवल HCl का डिसोसिएशन दिखाएं H+Cl- में, या HCl और वाटर की रिएक्शन दिखाएं, तो जो ये H+ रिलीज करेगा, HCl H+ रिलीज करेगा, वही H+ इससे रिएक्ट कर लेगा वाटर से, तो हाइड्रोनियम आयन आपको मिलेगा। ये दोनों ही रिएक्शंस ठीक है, इस तरह से हम लिख रहे हैं। तो ये HCl क्योंकि H+ आयन रिलीज कर रहा है वाटर के अंदर जाके डिसोसिएट होके, या हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहा है, तो इसकी बाय डेफिनेशन HCl इज एन एसिड। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. बेस किसको क्या, ऐसे और भी सब्सटेंस है, जैसे कोई भी सब्सटेंस जो H+ रिलीज करेगा वो एसिड है। H2SO4 भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स मैं और इसमें लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, बहुत कॉमन एसिड है H2SO4। जैसे ये वाटर में जाएगा या वाटर में आप इसको डिसॉल्व करेंगे, it releases, it ionizes, it dissociates to give 2H+ and SO4 2- ions। इसमें ये ब्रेक हो जाएगा, ये एसिड है बाय डेफिनेशन, क्योंकि H+ रिलीज कर रहा है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, वाटर में जाएगा, it gives H+ and NO3-, NO3-, बाय डेफिनेशन ये एक एसिड है। CH3COOH एसिडिक एसिड कहते हैं इसको, वाटर में जाएगा, इट डिसोशिएट्स इनटू CH3 COO- and H+, it releases, since it releases H+ ions, it's an acid। ठीक है, तो ये सब एसिड है। आप HCl को देख लीजिए, ये एसिड है, क्यों? क्योंकि H+ रिलीज कर रहा है। आप इसमें से किसी को भी देखेंगे ये H+ रिलीज कर रहा है, आप यहाँ देखेंगे ये H+ रिलीज कर रहा है।
आप HNO3 को देखेंगे रिएक्शन में वाटर में जा रहा है, H+ रिलीज कर रहा है। आप CH3COOH एसिटिक एसिड को देखेंगे, ये H+ रिलीज कर रहा है। तो ये सभी H+ रिलीज कर रहे हैं, मतलब ये सारे कंपाउंड्स अपने आप में बाय डेफिनेशन एसिड। क्लियर? बेस के डेफिनेशन में Yes, sir. बेस क्या है? ऑन द अदर हैंड बेस इज अ कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद हाइड्रोनियम आयन। ये जो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, इनसे जो रिएक्ट कर ले और सॉल्ट और वाटर बना ले, वो बेस है। ठीक है? बेस क्या है? जो एसिड से रिएक्ट कर ले और सॉल्ट एंड वाटर बना ले, वो बेस है। या फिर ये कह सकते हो, अच्छा इसमें से एक बात और है कि अगर कोई बेस वाटर सॉल्युबल है, अ बेस विच इज वाटर सॉल्युबल इज नोन एज एल्कली। जैसे कोई भी सब्सटेंस अगर बेसिक है और वो बेसिक होने के साथ साथ वाटर सॉल्युबल भी है, तो उसका एक स्पेशल नेम हमने दे दिया एल्कली, अदरवाइज उसे हम कहेंगे बेस। जैसे ये आपने वाटर लिया, ये कोई सब्सटेंस ए है जो नेचर वाइज बेसिक है। कैसे मालूम ये बेसिक है? बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम इस ए को किसी एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ये एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक बेस है। एल्कली है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, इस ए को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। अगर ये ए वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, देन ए इज नोन एज एन एल्कली। और अगर ये डिसॉल्व वाटर में नहीं होता, बेसिक है, बेस है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, बेस है, लेकिन वाटर में सॉल्युबल बेस नहीं है, देन इट इज सिंपली नोन एज अ बेस। क्लियर? तो बेस में भी, बेस किसको कहते हैं बेसिकली? जो वाटर से रिएक्ट कर, जो एसिड से रिएक्ट करे एंड सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करे, वो बेस है। अगर वो बेस वाटर सॉल्युबल भी है, वाटर में वो डिसॉल्व भी हो जाता है, देन इट इज नोन एज एल्कली। ठीक है? और अगर वो बेसिक है लेकिन वाटर में सॉल्युबल कंपाउंड नहीं है, सिंपली इट इज नोन एज बेस। तो एल्कली जो हम बोलते हैं वो भी बेस ही होता है, लेकिन एल्कली क्या होता है? वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। क्लियर? तो एल्कली और बेस में क्या अंतर है? एल्कली भी बेस ही है बट वो वाटर सॉल्युबल बेस है, और बेसिक सिंपल बेस जब आप कहते हैं तो इसका मतलब वो वाटर सॉल्युबल भी हो सकता है और वाटर इनसॉल्युबल हमें नहीं पता कि उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में है या नहीं। अगर हम एक स्टेटमेंट लिखें कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस, और एक दूसरा स्टेटमेंट लिखे ऑल बेसिस आर एल्कलीज, विच वन इज करेक्ट? The first one. फर्स्ट वन। जो एल्कली है वो डेफिनेटली बेस है, बेस की ही एक कैटेगरी जो वाटर सॉल्युबल हो उसका नाम कह दिया हमने एल्कली। तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट इट्स नॉट मैंडेटरी दैट ऑल बेसिस आर एल्कली। ये जरूरी तो नहीं कि जो बेस हो वो वाटर सॉल्युबल भी हो। ठीक है? बेस एक जनरल Yes, sir. टर्म है, एल्कली एक स्पेसिफिक टर्म है, एक पर्टिकुलर क्लास है बेस का। जैसे डॉग एंड डाबरमैन, तो डॉग इज अ जनरल वर्ड, किसी भी डॉग को आप डॉग कह सकते हैं, इवन डाबरमैन को भी आप डॉग कह सकते हैं। बट डाबरमैन आपने कहा तो वो एक स्पेसिफिक क्लास हो गया कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का डॉग होगा तो उसको हम डाबरमैन। इज इट क्लियर? So Yes, sir. it's a general term, Yes, sir. but alkali is a specific term which is used for those bases which are soluble in water. Clear? Yes, sir. अच्छा, बेस की एक और डेफिनेशन है, या एल्कली की स्पेशली कह लो। एल्कली इज डिफाइंड एज अ कंपाउंड विच रिलीजेस वन और मोर OH माइनस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जैसे एसिड की डेफिनेशन है कि H+ आयन रिलीज करने चाहिए या हाइड्रोनियम आयन वो रिलीज करेंगे वाटर में, ऐसे बेस किसको कहेंगे या एल्कली किसको कहेंगे? ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर में डिसॉल्व होकर
वाटर में जाने के बाद OH माइनस आयन दें आपको, OH माइनस आयन रिलीज करके दें, वो बेस हुए। ठीक है, तो जो H प्लस रिलीज करेंगे वो एसिड्स, जो OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं इसे, ये रिलीज करेंगे वो एल्कली या बेस। क्लियर? Yes, sir. एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे NaOH है, इट्स अ बेस और एल्कली कह लो, क्योंकि जब इसको आप वाटर में ले जाएंगे तो इट डिसोशिएट्स into Na plus and OH minus. Since it gives OH minus ions, hence by definition NaOH is an alkali. KOH वाटर में आप ले जाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, it dissociates to give K plus and OH minus ion, hence it is an alkali. आपने कहा CaOH whole twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में ले जाएंगे, it gives Ca2 plus, it dissociates into Ca2 plus and 2OH minus. तो OH minus जरूर देगा, बाकी चाहे जो भी आयन दे, कॉमन आयन OH minus है, अगर ये मिल रहा है तो इट्स अ बेस और एल्कली, लाइक MgOH whole twice, magnesium hydroxide, it dissociates to give Mg2 plus and OH minus ion. So all these are alkalis. Clear? क्यों ये सब एल्कलीज हैं, यहाँ से समझ में आ रहा है, क्योंकि जो कॉमन है इनमें वो है रिलीज ऑफ OH माइनस आयंस। इज इट क्लियर? Yes, sir. एसिड्स में क्या कॉमन है? एसिड्स किसको बोलेंगे हम? जो H प्लस रिलीज करके दे। बेस किसको बोलेंगे? एल्कलीज किसको बोलेंगे? या बेस कह लो। आप अपनी क्लास के लिए अपने लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम बेस और एल्कली में बहुत डिफरेंस नहीं, हम कुछ भी बोले बेस या एल्कली, उसका मतलब वही हुआ। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बेस या एल्कली जो टर्म हम बोलेंगे उसका मतलब वही हुआ, वाटर सॉल्युबल बेसिस ही हुआ। ठीक है ना, यहाँ हम बहुत डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। तो बेस या एल्कली मतलब जो ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिजोल्व होके या वाटर में डिजोल्व करने पे जो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर देंगे वो बेस। अब जो हमारे पास ये एसिड्स हैं या बेस हैं, इनका क्लासिफिकेशन, पहले एसिड्स की बात करें तो एसिड्स, जो एसिड के डेफिनेशन तो क्लियर हो गया आपको। एसिड्स मतलब द कंपाउंड्स व्हिच रिलीज H प्लस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब ये एसिड्स को हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे या अलग अलग क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का। तो पहला क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, मतलब कि जो एसिड है उसके मॉलिक्यूल में, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, उसके मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, क्यों कौन कौन से एटम्स से मिलकर एसिड बना है। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन वही होता है। कंपोजिशन क्या है उस मॉलिक्यूल का? इसके अकॉर्डिंग दो टाइप के एसिड्स होते हैं, हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स का मतलब इसमें कोई भी ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा बट ऑक्सीजन नहीं होगा। हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हो बट ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा, वो हाइड्रा एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होंगे, प्लस कुछ अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों भी होंगे, वो ऑक्सी एसिड्स। ध्यान समझिएगा, हाइड्रा एसिड्स मतलब विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स बट अदर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं, इसके अलावा कोई नॉन मेटालिक एलिमेंट एंड हाइड्रोजन, हाइड्रा एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, अदर एलिमेंट्स भी होंगे। लेकिन हाइड्रा एसिड्स हो या ऑक्सी एसिड्स हो, प्रॉपर्टी वही होगी कि इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो H प्लस आयन आपको मिलेगा या H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। प्रॉपर्टीज वही है। हाइड्रा एसिड्स डेफिनेशन, एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड अ नॉन मेटालिक एलिमेंट, हाइड्रोजन हो और एक नॉन मेटालिक एलिमेंट हो
बट अदर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के छोड़, ऑक्सीजन भी नॉन मेटालिक एलिमेंट है, इसके अलावा कोई नॉन मेटालिक एलिमेंट हो। एग्जाम्पल HCl, HBr, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, या ये जितने एसिड्स आप देख रहे हैं इसमें देखिए हाइड्रोजन है और कोई नॉन मेटालिक एलिमेंट है, ऑक्सीजन कहीं नहीं है। और इनमें से किसी को भी आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो एसिड की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, H+ भी रिलीज करेंगे। या हाइड्रा एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स, एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, अदर एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जिसमें कंपलसरी है, हाइड्रोजन भी होगा प्लस हाइड्रोजन तो होगा ही, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं होगा तो H+ रिलीज कहां से होगा। H+ रिलीज करने का मतलब है कि H होना तो चाहिए एसिड में, तो हाइड्रोजन तो कंपलसरी एलिमेंट है, बट ऑक्सीजन भी कंपलसरी ऑक्सी एसिड्स में। एग्जाम्पल HNO3, H2SO4 जो भी आपने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था, या जो हमने CH3COOH पढ़ा था, एसिटिक एसिड, ऑल दीज आर ऑक्सी एसिड्स। इन सब में आप देखिए ऑक्सीजन है प्लस हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बेसिस पे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, एसिड के मॉलिक्यूल में कौन से एलिमेंट्स हैं, इसके बेसिस पे हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Next, classification of acids oblique bases on the basis of strength के बेसिस पे। ये भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन इस क्लासिफिकेशन का बेस अलग है। स्ट्रेंथ का क्या मतलब हम बताते हैं। जब आप किसी एसिड को डिसॉल्व करते हैं या बेस को, तो जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH, all these are molecules। लेकिन जब ये वाटर में जाएगा तो ये आयंस रिलीज करेगा, जैसे HCl H+ and Cl- ion, H2SO4 gives H+ and सल्फेट आयन। तो एसिड या बेस, ऐसे बेस भी NaOH is a molecule, but in water it dissociates into ions Na+ and OH-। तो इनका जो ये डिसोसिएशन है, मॉलिक्यूल्स का जो डिसोसिएशन है आयंस में, ये कैसा है, या कितना परसेंटेज है मॉलिक्यूल का, एसिड या बेस के मॉलिक्यूल्स जो आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं उनका डिसोसिएशन आयंस में जो हो रहा है, ये कितने परसेंट हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स या स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस क्लासिफाई करते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड बोले या स्ट्रॉन्ग बेस बोले। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का मीनिंग है ऐसा एसिड या ऐसा बेस जिसमें जितना भी आप मॉलिक्यूल एसिड का या बेस का वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीटली, लगभग वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। सारे के सारे आयंस, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयंस बना लेंगे वाटर के अंदर। कोई भी मॉलिक्यूल अनडिसोशिएटेड फॉर्म में, यानी मॉलिक्यूल के ही फॉर्म में नहीं रहेगा, वो सारे मॉलिक्यूल आयंस बन जाएंगे, डिसोशिएट हो, लगभग 100%। आपने 200 मॉलिक्यूल्स अगर डिसॉल्व किए HCl के, एक एग्जांपल, तो 200 के 200 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होके H+ एंड Cl- आयंस बना लेंगे। अब अगर आप अंदर जाकर ढूंढने जाओ कि HCl मॉलिक्यूल कहाँ है, तो कोई मॉलिक्यूल जैसी चीज आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि वो सारे मॉलिक्यूल्स किसमें चेंज हो चुके हैं, आयंस में। तो जहां पर एसिड या बेस का 100% डिसोसिएशन होता है अपने आयंस में, वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हो, ऑलमोस्ट 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी आप एसिड या बेस का मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर उसका 90%, 95% मॉलिक्यूल्स भी अगर एसिड में चेंज हो, आयंस में चेंज हो रहे हैं,
5% मॉलिक्यूल्स हो सकता है डिसोशिएट ना हो, अनडिसोशिएटेड फॉर्म में रहते हैं, तो भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड में ही आएगा या स्ट्रॉन्ग बेस में, क्योंकि 95% का मतलब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ। ठीक है, जैसे मान लो आपको हमने 50 क्वेश्चंस की कोई सीट दी, 50 क्वेश्चंस का एक एक्सरसाइज दिया और आपने 49 क्वेश्चंस कर लिए या 48 क्वेश्चंस कर लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। तो इस तरह की सिचुएशन जब होगी, यानी जितना भी आप एसिड या मॉलिक्यूल का अमाउंट, एसिड या बेस का जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करोगे, लगभग वो पूरा अमाउंट डिसोशिएट होके आयंस में चेंज हो जाएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन जस्ट अपोजिट, ऐसे एसिड्स या बेसिस जिनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक बहुत लिटिल अमाउंट, उनका एक बहुत लिटिल परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने आयंस में डिसोशिएट होगा। 5%, 2%, 4%, 7%, इतने ही मॉलिक्यूल्स आयंस में चेंज होंगे। रेस्ट जो 90% या 95% या 96% मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूल के ही फॉर्म में प्रेजेंट होंगे वाटर में, वो आयंस में चेंज नहीं होंगे, वो अनडिसोशिएटेड है, इनका डिसोशिएशन लास्ट तक हुआ ही नहीं। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि वो एसिड कैसा है, वीक है, या वो बेस कैसा है, वीक है। तो वीक एसिड या वीक बेस का मतलब जिनका परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, अपने आयंस में बहुत कम, वो वीक एसिड या वीक बेस है, यानी इनमें अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब वो कितने परसेंट होगा वीक में, 2% हो रहा, 3% हो रहा, ये अलग बात। क्लियर हो गया? अच्छा, जो एसिड 100% डिसोशिएट होंगे, इसका मतलब जब सारे मॉलिक्यूल्स उसके अंदर डिसोशिएट होंगे तो ऑब्वियसली उसके सॉल्यूशन में आपको आयंस का अमाउंट या आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। और जो वीक एसिड या वीक बेस होंगे, क्योंकि वो बहुत कम मॉलिक्यूल्स उनके अंदर डिसोशिएट हो रहे हैं अपने आयंस में, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं, तो उनके एक्वस सॉल्यूशन में आपको आयंस का नंबर या आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम मिलेगा। इसी को स्ट्रेंथ कहते हैं, यानी जिस एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे आपको, H+ आयंस एंड अदर आयंस, वो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड अच्छी है उसकी। और जहां पर कम नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे किसी के एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम है, वो वीक एसिड है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये स्ट्रेंथ के बेसिस पे जब हम एसिड बेस को देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग और वीक दो कैटेगरीज आती हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं हम लोग, या स्ट्रॉन्ग बेस, जल्दी से देख लेते हैं। Strong acid and strong bases dissociate completely into ions when dissolved in water. इसको बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि completely, या हम कह सकते हैं almost completely। मतलब अगर कहीं पर 95% हो रहा है तो आप कहते हैं कि सर कहाँ कंप्लीट हो रहा, 5% तो नहीं हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली में भी आता है, इनटू आयंस। अच्छा, अब ये सब मॉलिक्यूल्स अगर डिसोशिएट हो गए तो इसका मतलब इनके सॉल्यूशन के अंदर आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा आयंस का। ठीक है ना? यस सर। और मॉलिक्यूल जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी इनके एक्वा सॉल्यूशन में, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस किसको कहते हैं? वीक एसिड एंड वीक बेसेस डिसोशिएट पार्शियली, 5%, 8%, 20%, ऐसे इतने ही मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे अपने आयंस में व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो जब बहुत कम मॉलिक्यूल्स आयंस बना रहे हैं तो इसका मतलब इनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयंस का नंबर, आयंस का कंसंट्रेशन, आयन का परसेंटेज बहुत कम होगा। समझ में आएगी नहीं बात? यस सर। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, इनको डिनोट करने का, इनका जो रिएक्शन है डिसोसिएशन का, उसको डिनोट करने का तरीका भी अलग है। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के केस में जो डिसोसिएशन होता है उसको सिंगल एरो से हम शो करते हैं। वीक बेस या वीक एसिड के डिसोसिएशन को हम लोग इस डबल एरो के थ्रू, जिसको कि हम रिवर्सिबल एरो भी कहते हैं, इस एरो के थ्रू शो करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा A और यहाँ पर लिखा H+ एंड B-,
इसका मतलब ए एसिड है क्योंकि H प्लस रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो ए एसिड है। लेकिन अगर हमने इस एरो के थ्रू दिखा रखा है प्रोसेस को, तो आप समझ जाओ ए कैसा एसिड है, वीक। वीक। और अगर हमने इस तरह का एरो लिख रखा है तो इसका मतलब ए कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के डिसोसिएशन को आप इस सिंगल हेडेड एरो से शो करते हैं, इसको इरिवर्सिबल एरो भी कहते हैं। वीक एसिड या वीक बेस के डिसोसिएशन को आप इस रिवर्सिबल एरो के थ्रू, डबल हेडेड एरो के थ्रू शो करते हैं। ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। यस सर। यस सर। देखिए एग्जांपल्स में अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स में, तो इसके एग्जांपल्स में जो HCl हम लोग ने पढ़ा था, है ना, H2SO4 पढ़ा था, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 जो हमने पढ़ा है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। ये सब एटसेट्रा आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मतलब ये जब कभी डिसोशिएट होंगे तो कंप्लीट होंगे। ऐसे ही NaOH, KOH, ये जो बेसेस हैं वो एसिड्स थे, ये बेसेस हैं, लेकिन ये भी कंप्लीट डिसोशिएट होते हैं लगभग, ठीक है। ये जो बेसेस हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसेस है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये कहीं पर आपको दिखते तो आप समझ जाओ कि 100% इनका डिसोसिएशन अपने आयंस में हो। ऐसे वीक एसिड्स के अगर हम एग्जांपल्स को देखेंगे, ओके सर।